अब लास्ट सेक्शन आ रहा है वैसा, दैट इज 234C। सबसे इंटरेस्टिंग वाला यही है, इसमें ना डिफरमेंट की बात हो रही है। ये वाला तो कंप्लीट, ये कंडीशन तो एक ही कंडीशन थी, आपको समझ आ गई होगी। 234C देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी आएगा थोड़ा बहुत और आपको समझने में मजा आएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ पे हम डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ गए, वो आपको रिलेट होगा। यहाँ नंबर्स में यही यूज़ करने वाला हूँ, एक बार वापस वो एग्जाम्पल लिख ही रहा हूँ। देखो जो टाइमलाइन है उसे समझते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर की बात हो रही है ना, अपना प्रीवियस ईयर 1/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जो एडवांस टैक्स पे करने की बात हो रही है, उसमें पता है हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपको बताए हुए थे। पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा था 15 जून, तो ये डेट रही होगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है 15 सितंबर। तीसरा इंस्टॉलमेंट था 15 दिसंबर। और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट था आपका 15 मार्च। और फिर ये प्रीवियस ईयर एंड हो गया 31 मार्च। तो ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये 4 इंस्टॉलमेंट्स की डेट्स थी जो एडवांस टैक्स के केस में इन्होंने बोली थी। ऐसे ही था। अच्छा, एडवांस टैक्स कितना भरना है वो भी तो हमने देखा था, कुछ परसेंटेज दे रखा था। आपकी जितनी भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% यहाँ तक भर देना, उसका 45% यहाँ तक भर देना, 75 यहाँ तक भर देना, 100 यहाँ तक पूरा पे करना पड़ेगा। ये बात हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ नंबर्स अपने अज्यूम कर लेते हैं। आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो अज्यूम कर लेते हैं सेम 1 लाख रुपीज। ये आपने साल के स्टार्टिंग में एस्टिमेट लगाया था कि पूरे साल में 1 लाख रुपए जैसा टैक्स का अमाउंट आएगा। तो आपने जो इंस्टॉलमेंट्स पे किए होंगे वो 1 लाख के अकॉर्डिंग पे किए होंगे, समझ आ रहा है। अब साल के एंड में जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आई आपकी वो सेम 1,50,000 जो प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन देख रहे थे। तो डेफिशिएंसी हो गई ना 50,000 रुपए की, वो तो हमें पता ही है। अब पॉइंट ये है कि डिफरमेंट का मतलब क्या है। 234C क्या सजेस्ट कर रहा है? 234C ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो पेमेंट्स आपको करने के लिए बोले थे ना, आप वो पेमेंट्स कर तो रहे हो लेकिन उसको डिफर कर रहे हो। डिफर करने का मतलब आज पैसा मांगा कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसे कर करके डिले कर रहे हो और एंड तक आते आते आपने सब कुछ पे कर दिया। एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स के हिसाब से। ये जो 1 लाख रुपए की आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइन, अभी इसकी बात नहीं करते, एस्टिमेशन जो आपने 1 लाख रुपए का एस्टिमेशन किया था, तो डिपार्टमेंट में उस हिसाब से आपको क्या बोला था, यहाँ तक 15,000 भर देना, यहाँ तक 45,000 भर देना, यहाँ तक 75,000 और यहाँ तक पूरा 1 लाख रुपए कंप्लीट कर देना। यही बात हुई थी। आपने क्या किया एक्चुअल में, समझो एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ तक ना आपने 5,000 भरा, फिर यहाँ तक आते आते आपने 10,000 भरा, यहाँ तक आते आते आपने 25,000 भरा और यहाँ पे पूरा एक साथ बाकी का पे करके पूरा कर दिया। बात समझ आई क्या हो रहा है? ये पे करना चाहिए था और आपने ये पे किया। आपने इसमें इस दोनों ट्रांजेक्शन में जो डिफरेंस है उसमें आपने क्या किया, सरकार का पैसा यूज किया। जो पैसा आज मांगा कल देता हूँ, जो कल मांगा परसों देता हूँ, और लास्ट में ना जो डेडलाइन थी आपको पता है इससे आगे नहीं जाना है, तो लास्ट में एक साथ सारा पैसा लेके आ गए। तो अगेन सरकार का पैसा यूज कर लिया आपने, उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ। जिस डेट पे उनको 15,000 मिल जाने चाहिए थे आपने कितने दिए? बोले 5,000 ले लो बाकी भिजवाता हूँ। मार्केट में भी यही होता है ना, अरे कल पे करता हूँ, परसों करता हूँ, 2 दिन में आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। आप गवर्नमेंट के साथ भी वही हरकतें कर रहे हो। इस डेट तक आते आते उनको आपसे टोटल 45,000 चाहिए था। आपने बोला यार अभी इतना एडजस्ट नहीं हो रहा है, 5,000 और ले लो, 10 पूरे कर दिए, बाकी के भिजवाता हूँ। समझ आ रही? तो इस डेट तक गवर्नमेंट को 45 मिलना चाहिए था, आपने कितना दिया? 10। तो आपको नहीं लग रहा 35,000 उनका मजे से यूज कर रहे हो? उनको भी तो दिख रहा है कि यार पैसा यूज किए जा रहा है, एक एक दिन का ब्याज लगता है, पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर यहाँ तक आते आते तो 75,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। अभी तक आपने टोटल कितना चुका है? सिर्फ 25। कहाँ 75,000, कहाँ 25? तो डिफरेंस का 50,000 तो आप यूज कर रहे हो बैठे बैठे इतने महीनों से। समझ में आ रहा है? फिर ये लास्ट डेट आ गई। अब डिपार्टमेंट ने बोला अब अगर पैसे नहीं दिया देख लेना। अरे बोले नहीं लेके हम लोग पूरे 1 लाख कर दिए, 25 दिए थे, 75 बाकी थे, ले लो। लो आपका 1 लाख हिसाब पूरा ना। देखो भाई लास्ट डेट आते आते पूरा पे कर तो दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं। समझ में आ रहा है? अरे भाई लास्ट डेट आते आते पे किया, लेकिन ये जो पैसा यूज कर रहे थे इतने टाइम से, यहाँ 15 मांगा 5 दिया, 10,000 की डेफिशिएंसी। यहाँ 45 मांगा अभी तक टोटल 10 दिया, वापस 35,000 की डेफिशिएंसी। यहाँ तो डेफिशिएंसी और 50,000 हो गई और यहाँ लाके पूरा कर दिया आपने। तो ये जो 3-3 महीने हमारे पैसे यूज करते रहे, इसका ब्याज कौन भरेगा? समझ आ रहा है? ये जो आपने किया है दिस इज डिफरमेंट। आज के पैसे कल देता हूँ, कल के पैसे परसों, लास्ट डे तक जाते जाते आपने पूरा पे कर दिया। तो इसको बोलते डिफर करना, आगे उसको पोस्टपोन करते जाना। इस डिफरमेंट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। आप अपनी जगह हो, डिपार्टमेंट कम नहीं है। समझ आ गया? उनको मालूम है क्या चल रहा है और वो शर्म नहीं खाने वाले हो, तो रिकवरी भी कर लेंगे, उनको पता है कैसे करनी। तो यहाँ बोल दिया भाई ये जो आप डिले कर रहे हो, आज के पैसे कल दे रहे हो, तो ये बीच का जो टाइम है ना उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिफरमेंट ऑफ पेमेंट और 234C में इसको इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल किया होगा।
लॉजिक समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये नंबर्स आप अभी नहीं लिखोगे चलेगा, मैं एग्जांपल में पूरा कैलकुलेट करा ही रहा हूँ, ये सिर्फ आपको स्टोरी रिलेट कराने के लिए मैंने बोला कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, इंटरेस्ट कैसे एक्चुअल में गिनते हैं वो हमें देखना है, समझो। ठीक है, ये सिचुएशन तो है। अब प्रैक्टिकल बात भी करते हैं आगे की। डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने समझ लिया, हम उनको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भी पता चल गया। बट कहीं ना कहीं हम भी ऐसे नसेसी जेन्यून हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा चीटिंग कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमने 1 लाख रुपए गिना था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी साल के एंड में पता चली 1,50,000 रुपये। अब डेफिशिएंसी तो काफ़ी सारी है, अगर हम डेफिसिट अमाउंट की बात करें तो वो 50,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी हो रही। और डिपार्टमेंट बोलेगा या तो आपने गड़बड़ कर दी, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, ये वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन एज एन असेसी हम भी डिपार्टमेंट को ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो एक्यूरेसी की बात आप कर रहे हो ये भी तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। मैंने 1 लाख रुपए गिना, वो भी बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए तो मैंने पे किए भी है पूरे साल में, और मान लो कि टाइम पे पे किए, या 15,000 या 45 75 सब कुछ टाइम टू टाइम पे किया, डिफरमेंट का इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस आया ये मेरे हाथ में भी तो नहीं था, मैं एग्जैक्ट 1,50,000 तो कंप्यूट करके बता भी नहीं सकता था, थोड़ा तो ऊपर नीचे होता है, ये असेसी का आर्ग्यूमेंट है। डिपार्टमेंट बोलेगा फेयर इनफ, हम भी समझते हैं ये कि एग्जैक्ट डिफाइन करना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, काम एस्टिमेट या लमसम बेसिस पे चलता है। बट आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ये नंबर इस नंबर के जितना ज़्यादा पास हो उतना अच्छा। ये जो गैप है ना ये बहुत ज़्यादा है, और इस गैप का इम्पैक्ट ये इंस्टॉलमेंट्स पे भी तो पड़ रहा है। अब देखो कंपेरिजन बताता हूँ, वापस मैं रफली लिख रहा हूँ, लास्ट में टेबल आपको पूरा प्रॉपरली लिखवा दूंगा। आइडियली मैंने पे किया 1 लाख को बेस बना के कि मेरी एस्टिमेटेड लायबिलिटी 1 लाख थी, लो 15,000 यहाँ पे ले लो, 45,000 यहाँ पे ले लो, 75,000 यहाँ पे, और 1 लाख पूरा कर दिया यहाँ पे। तो मैंने प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स पे किए जो मैंने एस्टिमेशन लगाया था। लेकिन डिपार्टमेंट को बाद में पता चला कि एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, 1,50,000। तो मुझे आइडियली पे करना कितना चाहिए था, मुझे तो इसके हिसाब से पे करना चाहिए था ना, इंस्टॉलमेंट्स भी। तो 1,50,000 पे अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट्स गिनूँ तो अमाउंट कुछ और ही आएगा, कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 1,50,000 पे 15% गिनोगे ना तो 22,500 आएगा। वही 1,50,000 पे आप 45% गिनोगे तो 67,500 आएगा। फिर इस पे 75 गिनो तो 1,12,500 आएगा, और यहाँ तक आते आते ना 1,50,000 पूरा हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना ये अमाउंट्स आएंगे। अब पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, बोले आपको भरने चाहिए थे इतने, आपने भरे सिर्फ इतने, ये भी तो डेफिशिएंसी है, ये भी तो डिफरमेंट है। अब देखो कितनी शॉर्टेज हो गई, 7,500 की। ये 7,500 डिपार्टमेंट को कब मिला, नेक्स्ट पेमेंट में। समझ आ रही बात? मैंने आपसे मांगे थे 22,500, आप लेके कितने हैं, 15,000। मैंने बोला बाकी के 7,500, आपने बोला बाद में देता हूँ। समझ आए? अब बाद में मतलब कब, सीधा 3 महीने बाद। अब यहाँ तक आते आते आपने मुझे टोटल कितना पे किया, 45। तो ये 7,500 तो मैं पहले इसमें गिनूंगा ना, कि जो 45,000 है इसमें 7,500 तो वो पुराने वाले बाकी थे वो आए, रिमेनिंग अमाउंट आपने अभी दिया। अब इस डेट तक आइडियली मुझे आपसे कितना पैसा मिल जाना चाहिए था, 67.5। टोटल आपने कितना दिया, 45। कितना डेफिशिएंसी है, 22.5। अब ये बोलूंगा ये पैसे कब दोगे, आपने बोला बाद में पे करता हूँ। अब अगला पेमेंट आपका कब आएगा, अगले 3 महीने बाद। तो यहाँ तक आते आते आपने टोटल 75 पे किया। इसमें जो भी आपने मुझे एक्स्ट्रा पे किया 30,000, पहले तो मैं यही गिनूंगा ना, तो 22.5 बाकी थे वो आए, ऊपर के तो 7.5 दिए। देखो यहाँ पे भी डेफिशिएंसी, समझ आ रहा है, ये डेफिशिएंसी कुछ 37,500 की हो रही है। तो मैं ये गिनता जा रहा हूँ, लास्ट तक आते आते डेफिशिएंसी हो गई 50,000। अब एज ए डिपार्टमेंट मैं आपको ये बोलूँगा कि मुझे 22,500 रुपये चाहिए थे, आपने 15 ही दिए, मुझे 7,500 रुपये पे इंटरेस्ट चाहिए। कब से कब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये 7,500 का जो शॉर्टफॉल था वो पूरा कब हुआ, इस पेमेंट में। तो वो 7,500 मुझे यहाँ पे मिले। तो आपने एज एन असेसी ये 7,500 मेरे 3 महीने तक यूज़ किए, यहाँ से लेके अगले पेमेंट तक। बात समझ आ रही? ये वाले 22,500 जो यहाँ मिलने चाहिए थे मुझे इस पेमेंट में मिले, तो आपने ये पैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने तक यूज़ किए। अच्छा ये वाले में भी सेम केस, आगे जो शॉर्टेज है मेरी यहाँ पे पूरी हुई, आपने 3 महीने तक ये पैसे यूज़ किए, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। पर फिर एज एन असेसी आपका आर्ग्यूमेंट भी ये है कि यार इतना एक्यूरेट कोई कैसे गिन सकता है, कुछ तो आप रीजनेबल वेरिएशन अलाउ करो। 234B में नहीं बोला था 90% पे कर दिया तो भी चलेगा, तो 10% का मार्जिन दिया था ना, तो वैसे भी यहाँ कुछ मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जैक्ट 22,500 तो कोई कंप्यूट कर नहीं सकता था। चलो आपने 15,000 भेजे, मैं बोल रहा हूँ ये तो बहुत कम है, इतना गैप थोड़ी चलेगा। तो आप डिपार्टमेंट को बोलोगे ना कि यार देखो एक्चुअल 22,500 पे करना बनता है, कुछ मिनिमम फिक्स कर लो ना, कि चलो 21 दे दिया तो भी ठीक था, 20 दे दिया तो भी ठीक था। आप तो बोल रहे हो एग्जैक्ट 22,500 होना चाहिए, और उससे 1 रुपया भी कम हुआ तो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, वो गलत हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन में 234C में उन्होंने आपको वेरिएशन अलाउ किया कि ये तो एक्चुअल पे करना ही था, बट अगर इसके बदले आपने कुछ मिनिमम भी पे कर दिया होता ना तो भी हम चला लेते, पर वो मिनिमम कितना वो सेक्शन से मालूम पड़ेगा। आ रही स्टोरी समझ? देख लो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के सामने। आप देखो टेबल में बोला है वेयर एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून वाला डेटा इज लेस देन
12% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम। ये कुछ नया रेशियो आ गया 12%। अभी तक बात कितनी हो रही थी, 15% की हो रही थी। अब देखो यहाँ से आपको समझ आएगा 12% पता है किस पे गिनना है, ये 1,50,000 पे ऑन द टैक्स ड्यू इन द रिटर्न ऑफ इनकम। इस पे 12% गिनो तो कितना होगा, 1,50,000 पे 12% गिनो 18,000 होगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ सारे नंबर आपके सामने, ध्यान से समझना। डिपार्टमेंट बोलता है कि एक्चुअली तो आपका 22,500 बनता है, आपने पे कितना किया है 15। अगर आपने 18,000 भी पे कर दिया होता ना तो भी हम समझ लेते कि चलो इतना वेरिएशन अंडरस्टूड है, लेकिन आपने इससे कम पे किया ना, ये नहीं चलेगा। बात समझ आई? टोटल लायबिलिटी इज 22,500। मैं सिर्फ 15 जून की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा। टोटल लायबिलिटी कितनी है 22,500, आपने कितना चुकाया 15,000, शॉर्टेज कितनी हो रही है 7,500। अगर टोटल आप देखो, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ठीक है हम भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने इतना एक्यूरेट गिना होगा, ये नहीं पॉसिबल है, बट 22,500 के सामने कुछ तो पे कर सकते थे, 21, 20, 19। अगर आपने मिनिमम, ये मिनिमम है, 18,000 भी पे कर दिया होता ना तो भी हम चला लेते कि चलो ठीक है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इतना वेरिएशन भी हमें ओके। लेकिन क्योंकि आपने इससे कम पेमेंट किया, अब हम नहीं चलाएंगे। अब पूरे अमाउंट पे, फुल डेफिशिएंसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? कंसेप्ट क्या है, एकदम डिटेल में जा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर आपने यहाँ 15,000 के बदले 19,500 पे किया होता सपोज, तो भी तो डेफिशिएंसी तो थी, बट आपका 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, आपने उससे ज्यादा पे किया है। डिपार्टमेंट ये समझ जाता कि अगर कोई इतना पे कर रहा है ना तो उसने एक्चुअली में जेन्युइनली गिना है, इसके अंदर इसने ना मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इतना कम पे कर रहा है ना, इतना वेरिएशन ठीक नहीं है। मतलब 1,50 का टैक्स आ रहा है और ये सिर्फ 1 लाख एस्टिमेट कर रहा है, तो उसका एस्टिमेट गलत है। फिर एस्टिमेशन उसको ज्यादा करना चाहिए था, तो हम एक बार अलाउ कर देते। तो अगर आप 18,000 या अबव कुछ भी पे करते, इसके बीच में कुछ भी पे करते ना, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। 18,000 से नीचे चले गए ना, अब फुल डेफिशिएंसी पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। बात समझ आई? तो वेरिएशन अलाउ करते हैं। समझ आया? वेरिएशन कितना अलाउ कर रहे हैं वो समझो। इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, सब कुछ अमाउंट आपके सामने, आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का जो 15% है वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 12% से कम नहीं होना चाहिए। बोलो, बात समझ आई? आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का जो 15% है वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 12% से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस लैंग्वेज में बोला है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके पहले ही समझा दिया। क्लियर हो रही बात? तो वेरिएशन अलाउ कर दिया, 22,500 के बदले 18 भी चलेगा। कोई क्वेरी है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। अब कुछ बात रिलेट हो रही है, क्या बोल रहे हैं? अब ये चीज़ तो मैंने आपको 15 जून के हिसाब से समझाई, 15 सितंबर पे भी तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अब समझो वापस, अब इसी तरीके से बोल रहा हूँ। 15 सितंबर वाले केस में उन्होंने ऐसा बोला है कि आइडियली 45% पे हो जाना चाहिए था। 45% के हिसाब से कितना अमाउंट पे करना बनता था, तो बोला 67,500। 1,50,000 का 45%, 67,500, ये टोटल लायबिलिटी पेएबल थी। आपने एक्चुअल में कितना पे किया? सिर्फ 45। 1 लाख पे 45% गिना आपने, बट ये तो बहुत कम हो गया। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपने इस डेट तक आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी 1,50,000, उसका 36% भी पे कर दिया होता तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं था। तो इसका 36% कितना हो रहा है देख लो, 54,000। समझ आ रही है बात? ये मिनिमम था, इससे कम पेमेंट किया ना, अब ये पूरा अमाउंट आपका इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, इसमें पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। आ रही बात समझ में? ऐसे होगा। वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं 45 के बदले 36। अगर आप इसको ऐसे समझो ना दूसरे तरीके से, 20% वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं। 234B में क्या बोला था, 100 का 90 भर देते तो भी चलता। कितना वेरिएशन अलाउ किया? 10% अलाउ किया था। यहाँ पे ना एक्चुअली में 20% होता है, बिकॉज 15% गिनो ना 1.5 लाख पे, तो ये बनता है 22,500, और 1.5 लाख पे 12% गिनो ना तो ये बनता है 18। उन्होंने क्या बोला, 22,500 के बदले 18 भी भर देते तो चलता, इससे नीचे गए वो नहीं चलेगा। अब ये जो गैप है ना बिटवीन 15% एंड 12%, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। कैसे? 15 का 20% गिनो कितना होता है ना? 15 माइनस 3% कितना हो गया? 12% हो गया। तो उन्होंने 15% के बदले 12% पे हाँ बोल दी ना, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। मैथमेटिकली बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नंबर्स याद हो जाए, क्योंकि यही वेरिएशन यहाँ पे भी लग रहा है। ये 45% के हिसाब से पे करना था, बोला 36 पे गिन लो, कम से कम इतना तो पे कर दो, इससे नीचे जाओगे तो नहीं चलेगा। 45 और 36 का जो वेरिएशन है ना वो भी 20% का है। अब 45 का 20% गिनो कितना होता है? 9 होता है। वो 9 इसमें से माइनस करो, आ गया 36। 20% वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं। 100 के बदले 80 भी दे दिया ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 से नीचे जाओगे तो पूरा इंटरेस्ट लगा देंगे। ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे। आए वो समझ में? तो उनका इंटेंशन समझा रहा हूँ ताकि आपको नंबर्स अपने आप याद हो जाए कि लॉजिक क्या है। जितना लॉजिकली सोचोगे उतना लर्न कम करना पड़ेगा, जितना दिमाग नहीं लगाओगे उतना रटना पड़ेगा।
दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है वैसा। ये सब नहीं समझ आ रहा, भारी लग रहा है तो सीधा याद रखो 45 और 36। फिर ये क्यों आया वो मत सोचो, पर क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कैलकुलेशन किया। अब देखो एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ। थर्ड इंस्टॉलमेंट देख लो 15 दिसंबर वाला, इसमें क्या बोला था 75%। 75% के हिसाब से आपको आइडियली पे करना चाहिए 1,12,500। अब डिपार्टमेंट यहाँ तक आते आते ये बोल रहा है कि अब इसमें वेरिएशन अलाउ नहीं करेंगे, वेरिएशन बहुत हो गया। देखो फर्स्ट क्वार्टर था, अभी तो पूरा साल बाकी था, तो हो सकता है आपको नहीं समझ आई हो, तो यहाँ पे हमने 15 के बदले 12% पे हाँ बोल दिया। सेकेंड क्वार्टर था, चलो नहीं समझ आया, 45 का 36 कर दिया। थर्ड क्वार्टर आते आते आधे से ऊपर साल खत्म हो चुका है, अब थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ना जो 75% के हिसाब से बोला है ना 1,12,500, मिनिमम भी 1,12,500 पे करना ही पड़ेगा। इससे अगर थोड़ा भी कम पे किया आपने तो 75 ही पे किया है, तो पूरी डेफिशिएंसी आपकी इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। 75% वाले में कोई वेरिएशन अलाउ नहीं किया, और लास्ट में तो ऑब्वियसली होना भी नहीं, 100 के सामने भी 100 ही रहेगा। तो पहले 2 क्वार्टर्स में ही आपको वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में वेरिएशन अलाउ नहीं कर रहे, ऐसा बोलो। अब इसमें ये सब कुछ बाद ही पता चलेगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ना कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा रिलीफ दिया कि चलो 22,500 तो बाद में पता चला, आपने तब एस्टिमेट करके 18 भी भर दिया होता तो चल जाता, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आते आते आपको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आइडिया आ जाना चाहिए था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख नहीं 1.5 लाख के आसपास होने वाली है, तो आपको अराउंड इतना अमाउंट भर देना चाहिए। अब इसमें 1 भी रुपया कम होगा तो इंटरेस्ट पूरा लेंगे, यहाँ कोई रिलीफ नहीं दिया। वो जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल गैप बनने का जो रिलीफ यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ तक आते आते नहीं दिया। तो डिपार्टमेंट की मर्जी, जो उन्होंने रूल पास किया आपने को फॉलो करना, ठीक है। और लास्ट वाले में भी वेरिएशन नहीं रहेगा। बोलो कंसेप्ट पूरा समझ आया? ये सारी चीजें अभी मैंने आपको लॉजिकली समझाई है, लेकिन इसको एग्जाम में प्रेजेंट करना हो तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसके लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा, कुछ 2-4 कॉलम्स बनेंगे, ये सारे अमाउंट अपने को ना कॉलम वाइज प्रेजेंट करने हैं, जिससे चेकर को इजीली समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं रफ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, प्रेजेंट ऐसे नहीं करना। अब क्योंकि आपको रफ कैलकुलेशन में कंसेप्चुअली आइडिया आ गया होगा, अब जब मैं टेबल में लिखूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सारे में यही नंबर्स वापस लिखने वाला हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। समझ आए? यहाँ तक कंसेप्ट में कोई क्वेरी है तो बोल दो, क्योंकि फिर अब ये सब हटाना पड़ेगा, अब टेबल पे जाएंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? पता चला क्या हो रहा है? ये इसको आप ऐसे देखोगे तो शायद ही आपको कुछ समझ आएगा, बात तो आगे टेबल से समझ आनी है, बट कंसेप्ट अभी एक बार रिलेट हुआ होगा कि नंबर्स का क्या मतलब है। क्लियर? अब कॉलम्स बना लेते हैं, एक टेबल आप भी साथ में बना लो मेरे, और उसको नोट कर लो, यही नंबर्स को फिर से प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर लो। देखो चलो देख लो, ये कुछ कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे, डेटा क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो जो अपना एग्जाम्पल है वो फिक्स है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमने पहले अज्यूम की थी। एक्चुअल लायबिलिटी हमारी आ रही है 1,50,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअल लायबिलिटी इज 1,50,000, और एस्टिमेटेड बेसिस पे जो लायबिलिटी हमने अज्यूम की है वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, मिनिमम पेएबल कितना है वो वेरिएशन के साथ बात होगी, और बाकी कैलकुलेशन वैसे रहेगा, समझ लो। अब पहले एक एक करके एक एंट्री पूरी करते जाते हैं, आपको बाद में लिखना है तो भी चलेगा, पहले समझने पे ध्यान देना। 15 जून 2022, वापस वही नंबर्स पे बात हो रही है। 1,50,000 जो मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन हुई, उस हिसाब से मुझे इस डेट तक कितना पैसा पे कर देना चाहिए था। 1,50,000 पे 15%, तो वो कितना आएगा 22,500। ये मैक्सिमम है कि इतना तो मुझे पे कर ही देना चाहिए था, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना पे किया, 1 लाख पे 15%, तो वो कितना हो गया 15,000। अब इसमें पॉइंट वही है कि 234C का इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डेफिशिएंसी तो है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि देखो आपने कुछ मिनिमम भी पे कर दिया होता ना तो एक बार चला लेते। अब जो मिनिमम पे कर दिया होता वो कैसे गिनना है, 1,50,000 के बेसिस पे ही गिनना है, उस पर परसेंटेज लगा के। यहाँ कितना परसेंट बोला, 12%, तो 1,50,000 पे 12% अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा 18,000। ठीक है, 18,000 कम से कम पे कर दिया होता ना तो इंटरेस्ट से बच जाते, बट हमने तो पे किया 15। अब क्योंकि इससे कम पेमेंट किया है, फुल डेफिशिएंसी विल बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। फुल डेफिशिएंसी मतलब इसका डिफरेंस कितना आएगा 7,500। इसको भी अपने कॉलम नंबर देके फिर लिख लेंगे कि आपको बाद में याद रहे अमाउंट कैसे आया। 7,500 पे पूरे अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा, इस डेट से अगली डेट तक। ठीक है, अब ये 7,500 डिपार्टमेंट को पता है कब मिलेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उनको कुछ भी पे करोगे, तभी वो लोग पहले ये पैसा कंसिडर करेंगे। और आपका नेक्स्ट पेमेंट आने वाला है 15 सितंबर 2022 को, तो उनको ये पैसा मिलेगा
15 सितंबर 2022 के पेमेंट में, तो आपने डिपार्टमेंट का 7500 कितने मंथ तक यूज किया, 3 मंथ्स, 15 जून से लेके 15 सितंबर। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी 3 महीने का लगेगा। अब कितने रेट पे इंटरेस्ट लगेगा, एट 1% पर मंथ। तो 7500 पे 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स कितना हो गया ये, 225 रुपीज। समझ में आया कैसे की ना, तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। दिस इज 7500 एट 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, ये है इसका कैलकुलेशन। क्लियर? कौन से 3 मंथ्स, जून से लेके सितंबर। अब सितंबर वाला ट्रांजेक्शन देखो, इस डेट तक आते आते आपको 45% पेमेंट कर देना चाहिए था। मैं परसेंटेज भी यहाँ लिख देता हूँ, ये 15 के हिसाब से, ये 45 के हिसाब से। तो यहाँ तक आते आते ना 67,500 पे हो जाना चाहिए। दिस इज क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन, टोटल। दिस 67,500 इंक्लूड्स 22,500, ये टोटल है, क्यूमुलेटिव है। ये मैंने आपको एडवांस टैक्स के टाइम पे बोला था। हमने एक्चुअल में पे कितना किया, 1 लाख पे 45% मतलब 45,000, ये भी क्यूमुलेटिव है, इसमें 15 इंक्लूडेड है। मतलब मैंने यहाँ 15,000 पे किया, या और 30,000 पे किया, टोटल कितना बन गया 45। अब मिनिमम भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे 12% पे अलाउ किया था, यहाँ कितना होगा 36%। तो 1,50,000 पे 36% मतलब 54,000 गिना था आपने। अब मिनिमम 54 पे कर दिया होता प्रॉब्लम नहीं था, हमने उससे भी कम पेमेंट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट। कितने पे लगेगा, फुल डेफिशिएंसी पे 22,500। अब देखो ये जो गिना था ना पिछला वाला, मैं ये समझा देता हूँ। 7,500 का जो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, ये पैसा डिपार्टमेंट को पता है कब मिला, इस पेमेंट में। ये 15,000 मैंने यहाँ दिए थे, अब पता है यहाँ पे जब आया तो मैंने और 30,000 दिए, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, अरे ये 30 में 7.5 तो पहले वाले बाकी है, इस बार तो आपने सिर्फ 22,500 ही दी। समझ आ रहा है? इसलिए वो 7.5 पे जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे चार्ज किया, ये इसका लॉजिक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 22,500 की डेफिशिएंसी, अब ये पैसे तो डिपार्टमेंट को 15 दिसंबर को मिलेंगे नेक्स्ट पेमेंट में, तो ये पैसा आप कितने टाइम तक यूज कर रहे हो, अगले 3 मंथ्स। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कैसे गिनेंगे, 22,500 पे 1% फॉर 3 मंथ्स, गिनो ना कितना हो रहा है, 675। समझ आ रहा है? तो ये इंटरेस्ट पोर्शन हो गया इस 22,500 की डेफिशिएंसी पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेमेंट 15 दिसंबर। ये वाला जो अमाउंट है, इसमें 75% के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। वो कितना है, 1,12,500। ये यार एक बार गिन लेना, 1,12,500 आ रहा है। आपने एक्चुअल में कितना पे किया, 1 लाख पे 75% के हिसाब से 75,000, मतलब और आपने 30,000 पे कर दिए। समझ आ रहा है? अब डिपार्टमेंट बोलेगा अरे 30 में से 22,500 तो पिछली बार के बाकी है, वो है 7.5 ही तो इस बार सरप्लस दिए, इसलिए वहां का ब्याज आपसे पहले कैलकुलेट कर लिया। अब मिनिमम कितना पे करना चाहिए टू अवॉइड 234C। अब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा जो 75% था ना वो पूरा ही आ जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ तो बोला था 45 का 36 भी चलेगा, यहाँ बोला था 15 का 12 भी चलेगा, बोले नहीं। यहाँ तक आते आते क्या होता है, आधे से ऊपर साल खत्म हो चुका है, और आप बीच में अपना एस्टिमेट रिवाइज भी तो कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से एस्टिमेट 1 लाख का लगाया था, वो जो आप पॉइंट पूछ रहे थे ना कि ये तो साल के बीच में है, बाद में पता चलेगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। तीसरा क्वार्टर आते आते अगर आपको ये रियलाइज हो गया है कि यार 1 लाख रुपए नहीं, ज्यादा इनकम हो रही है, टैक्स तो डेफिनेटली 1 लाख से ऊपर आएगा, तो आपको कौन रोक रहा है, आप गलती कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। अगर आपने यहाँ तक गलती की है तो आप यहाँ पे अपने एस्टिमेट को 1 लाख से बढ़ा के 1,40,000 कर दो, 1,50,000 कर दो, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा भर दो। तो अगर यहाँ तक आते आते आपने कुछ ज्यादा पे करके इसको मैच कर लिया तो बच जाओगे ना, आगे के क्वार्टरली इंटरेस्ट से तो बच जाओगे। तो इन बिटवीन द प्रीवियस ईयर किसी भी क्वार्टर में आप अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हो और एक्स्ट्रा टैक्स पे कर सकते हो। कौन मना कर रहा है, ज्यादा पैसे दोगे तो डिपार्टमेंट ना बोलेगा कि नहीं अभी तक 1 लाख पे गिन रहे थे, एंड तक वैसे ही कंटिन्यू करो। आप इन बिटवीन सफल कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, मान लो यहाँ तक आते आते आपको एक्चुअल में समझ आ गया कि अपना टैक्स तो 1,50,000 कम से कम आने वाला है, आपको मान लो समझ आ गया। तो अब यहाँ पे फिर गलती कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे 75,000 क्यों पे कर रहे हो, आप ज्यादा पैसे पे करके इसको मैच कर लो। आ रहा है समझ? ये जो डेफिशिएंसी है आप इसी क्वार्टर में पे ऑफ करके सेटल कर सकते हो। तो आप 75 के बदले 1,12,500 तक यहाँ पे जाके उसको सेटल कर सकते हो। तो एटलीस्ट अब तो इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, आगे के ड्यूरेशन का जो लग गया वो ठीक है, बाकी का तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो करेक्शन करने का चांस इन बिटवीन द प्रीवियस ईयर रहता है। अपन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे, इसलिए वो कंटिन्यू होगा वैसे ही। तो आपको मिनिमम 1,12,500 पे करना चाहिए था, क्योंकि वेरिएशन अलाउ नहीं करना। आपने कितना पे किया, 75, डेफिशिएंसी कितनी क्रिएट हो गई, 37,500। अब ये अगली बार पे होगी तो इस पे भी तो पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 15 दिसंबर से 15 मार्च जो नेक्स्ट डेट आने वाली है। अब इस पे आप कैलकुलेट कर लो कितना इंटरेस्ट आएगा, 37,500 1% फॉर 3 मंथ्स कितना हो रहा है, 1,125। तो ये एक और इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब लास्ट डेट पे चलते हैं, 15 मार्च।
इस दिन तक तो पूरा 150 पे हो जाना चाहिए था, 100%। आपने तो पे किया सिर्फ 1 लाख, कोई गलती सुधारी नहीं, जो चल रहा था वही 25,000 और पे कर दिया आपने। अब मिनिमम उनको कितना चाहिए था यहाँ तक आते थे 150, वो भी तो 100% ही मांगेंगे। अगेन नो वेरिएशन। डेफिशिएंसी कितनी है? 50,000 रुपये। 1 लाख भरे, 150 भर देने चाहिए थे, 50,000 फुल डेफिशिएंसी। अच्छा, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो समझो इसमें चेंज है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, 3-3 महीने का गैप आ रहा था। जून का पेमेंट अब सितंबर में मिलेगा, सितंबर का अब दिसंबर में, दिसंबर का अब मार्च में। अब मार्च के बाद थोड़ी ना 3 महीने का टाइम है। अब बताए यहाँ जो डेडलाइन है अपनी, ये डेडलाइन है 31 मार्च, नॉट 15 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। साल तो खत्म हो जाएगा 31 मार्च पे। तो यहाँ ये जो 50,000 है जो डेफिशिएंसी है, वो आपने कहाँ से कहाँ तक यूज की? 15 मार्च से 31 मार्च आपने सरकार का पैसा यूज किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ये 16 दिन के लिए किया। तो दिस इज पार्ट ऑफ अ मंथ, पार्ट ऑफ 1 मंथ ओनली। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना 50,000 पे, वो 3 महीने का नहीं लगेगा, वो सिर्फ 1 महीने का लगेगा। कौन सा महीना? मार्च वाला। और वो कितना होगा? 500 रुपये। समझ आ रहा है? अब बोले ऐसा क्यों, इसके बाद भी तो इंटरेस्ट लगना चाहिए। वो लग रहा है ना, जैसे ही आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होगा ना, आपका इंटरेस्ट कौन सा लगना शुरू हो जाएगा? 234B, इसके पहले वाला सेक्शन। समझ आ रहा है? 234C का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो यहाँ खत्म हो जाता है ना, इसके बाद थोड़ी ना इंटरेस्ट लगाते नहीं। समझ आ रहा है? तो ये डेडलाइन आ जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लास्ट वाले में आप देखना, थियरी में टेबल में भी आपको दिखेगा 1% 1 महीने के लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 1% 3-3 महीने के लिए लग रहा है। अब कुछ रीजन समझ आ रहा है? जब एंड तक आओगे ना तो आपको सब क्लियर हो रहा होगा कि एग्जैक्टली अभी कैसे काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर ये पॉइंट? तो टोटल इंटरेस्ट आपका 234C में कितना लगा वो चाहिए, तो इसका टोटल कर लो, ये अमाउंट गिन लो कितना हो रहा है। 2525। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट पेएबल अंडर 234C। ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट है। डेफिशिएंसी के लिए कैसे गिना अगर आपको लिखना है तो अपने ये कर सकते हैं, कॉलम नंबर दे सकते हैं। कॉलम नंबर 1, 2, ये 3, ये कॉलम नंबर 4। और डेफिशिएंसी अपन जब भी कैलकुलेट कर रहे थे अपने किसका डिफरेंस ले रहे थे? दोनों का। तो ये जो कॉलम नंबर 5 है, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, कॉलम नंबर 2 - 3। तो ध्यान रहेगा कि अमाउंट कैसे आया। बाकी इसमें तो कोई नीड है नहीं, मैंने कैलकुलेशन बताई थी। ये पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट। अब एग्जाम में प्रेजेंट करना हो तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो देख लो कुछ पूछना है इसमें, कुछ नहीं समझ आया। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, अब नोट करना है कर लो। सारा कैलकुलेशन समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, किसी अमाउंट में कुछ नहीं समझ आया, कैसे गिना, कैसे कैलकुलेट किया, तो अभी पूरा सम सामने तो समझाना इजी रहेगा। बोलो कंप्लीट, कंसेप्ट वाइज सारा क्लियर। अब लिख लो आराम से, वो जल्दी नहीं है। कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बोल दो। तो 234C यहाँ पे आपका बैकअप है। अब देखो तीनों सेक्शंस की ना टाइमलाइन अलग है, इंटरेस्ट चार्ज करने की ड्यूरेशन अलग है। 234A रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद लग रहा था। 234B असेसमेंट ईयर की फर्स्ट डेट से, मतलब इस डेट के अगले दिन से लग रहा था। 234C ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लगता है, वो असेसमेंट ईयर में लगता ही नहीं। तो टाइमिंग में डिफरेंस है। तो मल्टीपल सेक्शंस एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। किसी ने अगर एडवांस टैक्स पूरे, अब सोच लो ये जो अपना 1.5 लाख वाला कैलकुलेशन है, आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं पूरे साल में, ऐसा भी तो हो सकता है ना? अब और रिटर्न भी टाइम पे फाइल नहीं किया, तो 234A का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद। 234B आपका 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा। और पूरे साल में ये सब जीरो है, आपने कुछ पे ही नहीं किया, तो फुल डेफिशिएंसी पे इंटरेस्ट भी तो आ रहा होगा। तो कोई एक असेसी ऐसा भी हो सकता है जिसपे 234A, B, C तीनों अप्लाई हो जाए, तो डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। और टाइमलाइन अलग अलग है, कहीं ओवरलैपिंग हो रहा हो A और B में तो दोनों लगेंगे, वो हम बात पहले कर चुके हैं। तो ये पॉइंट कंप्लीट।